let's talk about Ladakh's history and the main Ladakh issue that is going on in 2020. तो देखो लद्दाख को हिस्ट्री सिर्फ अभी 50 से 60 साल पुरानी चीज़ नहीं है, लेकिन लद्दाख का जो इशू है उसके लिए हमें 800 एडी 9th सेंचुरी एडी में जाना पड़ेगा। 9th सेंचुरी एडी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तिब्बत का एक बहुत बड़ा सा एम्पायर था जो कि बहुत ज़्यादा चाइना का पार्ट कवर कर लेता था, लद्दाख का पार्ट कवर कर लेता था, मंगोलिया, बहुत ज़्यादा बड़ा एक एम्पायर था। लेकिन राजा लांगदरमा जो थे तिब्बत के, उनकी डेथ हो गई 842 एडी में। एंड आफ्टर ही पास्ड अवे द तिब्बत एम्पायर फ्रैगमेंटेड इनटू लाइक मेनी प्रोविंसेस इनटू मेनी पीसेस, जिनमें से एक निकला लद्दाख। अब जो उस समय का जो लद्दाख था दैट दैट वाज टुक ओवर बाय द मर्युल किंग्स, इसलिए लद्दाख वाज कंट्रोल्ड बाय द मर्युल एम्पायर। अब ये मर्युल एम्पायर क्या चीज़ है? मर्युल एम्पायर बेसिकली आपका लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत को कवर करता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ तिब्बत। ठीक है, मर्युल एम्पायर को सक्सीड कर लिया गया था नामग्याल किंग से। नामग्याल जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लद्दाख के समय एमपी है जामयांग सेरिंग नामग्याल, उनका कोई रिलेशन नहीं है वैसे इस डायनेस्टी से, ना तो ही इस फैमिली ट्री से, लेकिन तब भी उनका सरनेम, आप अगर उनका सरनेम की स्पेलिंग जानते होंगे NAMGYAL, उन्हीं की स्पेलिंग आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नामग्याल डायनेस्टी। तो नामग्याल डायनेस्टी आपकी आ गई थी 15th सेंचुरी के आसपास में। एंड 15th सेंचुरी के आसपास ही आपके अब नामग्याल डायनेस्टी का राज चल रहा था। तो नामग्याल डायनेस्टी के राज के अंदर जो अकबर थे, 1586 में अकबर ने जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर कर लिया, मतलब कॉन्कर कर लिया। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख मतलब मुगल्स और नामग्याल्स एकदम ही इमीडिएट से नेबर्स बन गए। ठीक है, तो अब अगर मुगल्स को कॉन्कर करना था लद्दाख जैसे एक हिली और एक ट्रांस हिमालयन रीजन को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनफॉरगिविंग जोग्राफिकल कंडीशंस हैं और उस समय तो कोई फॉर्मल रोड वगैरह भी नहीं थी, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इन द आर्मी एंड कॉन्करिंग लद्दाख, अकबर ट्राइड टू इन्फ्लुएंस लद्दाख विथ हिज मुगल कल्चर, विथ हिज जो पर्शियन कल्चर था, जो मुगल कल्चर था, उससे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते। ही ट्राइड टू मेक अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये सारी तो बातें खैर हो गई थी अकबर और उनकी। अब मैं आपको बता दूं कि मुगल्स का और भी बहुत ज़्यादा रिलेशंस थे लद्दाख और नामग्याल डायनेस्टी के साथ। जब 1679 में तिब्बत और लद्दाख के बीच में युद्ध चल रहा था, 1679 टू 1684 औरंगज़ेब का रूल था उस समय। औरंगज़ेब को कई लोग एक बहुत ज़्यादा रेग्रेसिव रूलर भी मानते हैं, उसके ऊपर कभी बाद में भी चर्चा हो सकती है, किंतु इस समय वी आर फोकसिंग ऑन लद्दाख एंड लद्दाख हिस्ट्री। और इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब ने एक्चुअली में लद्दाख के सपोर्ट किया था, उनको अपनी आर्मी भेजी थी, उनको अपने रिसोर्सेज दिए थे टू फाइट तिब्बत इन दी 1679 टू 1684 का वॉर। अब ये पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग कर देते हैं ख़त्म। अब हम लोग आ जाते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में, जब सिख एम्पायर जो थे लेड बाय द ग्रेट महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ भी कई सारे पैक्ट्स किए थे, ब्रिटिशर्स को इंडस रिवर पे ही रोक दिया था, कोहिनूर डायमंड था उनके पास कई सालों तक। तो द ग्रेट महाराजा रंजीत सिंह हु लेड द सिख एम्पायर, दे कॉन्कर्ड जम्मू एंड कश्मीर इन 1819। गुलाब सिंह जामवाल द कश्मीरी फ्यूडेटरी। अब फ्यूडेटरी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। फ्यूडेटरी इज अ पर्सन हु एक्ट्स एज ए किंग ऑफ द रीजन एंड इज अपॉइंटेड बाय द रूलर ऑफ द एम्पायर। अब आप समझ लीजिए कि महाराजा रंजीत सिंह पूरे के पूरे सिख एम्पायर के रूलर हैं, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंट्रोल ईच एंड एवरी प्रोविंस बाय हिम। लाइक वहाँ पे रह के तो वो राजा बन नहीं सकते, इसलिए वो अपॉइंट करते थे एज अ लाइक सेमी ऑटोनोमस रूलर्स को लोग अपॉइंट करते थे, जिनको हम लोग आज की तारीख में कहते हैं फ्यूडेटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूडेटरी को बना दिया गुलाब सिंह जामवाल। अब गुलाब सिंह जामवाल के एक बहुत ज़्यादा एबल जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह कहलूरिया। अब ये जोरावर सिंह कहलूरिया ने अपने 4000 इन्फेंट्री मैन को लिया, अपने 4000 आर्मी के लोगों को उन्होंने लिया और कॉन्कर कर लिया लद्दाख को। इसी के साथ साथ 1834 के अंदर जामवाल ने कारगिल के पास एक 40 किलोमीटर से दूर एक सटा हुआ एक गांव है संकू करके, उस संकू नामक एक जगह पे उन्होंने जामवाल ने नामग्याल रूल को एंड कर दिया 1834 में। लद्दाख और बाल्टिस्तान जो इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, वर अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द डोगराज। डोगराज हमको डोगरा सिख एम्पायर ये सारे सिनोनिमस ही है। तो बेसिकली सिख एम्पायर इतना ज़्यादा उन्होंने अपना एरिया कंसोलिडेट कर लिया था
कि लद्दाख जो कि उस समय वेस्टर्न तिब्बत को भी हल्का से कवर कर लेता था, और बाल्टिस्तान, ये इतने बड़े रीजन पे उन्होंने अपना पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया था 1840 की सदी में। जोरावर सिंह कैंपेन टुवर्ड्स वेस्टर्न तिब्बत which was under the Qing dynasty of China to regain the Ladakhi glory and take control of trade routes। अब जो आप अगर आपको हल्का सा ज्योग्राफी का ज्ञान हो तो आपको ये मालूम होगा कि जो चाइनीज सिल्क रूट जो है, जो एंशियंट चाइनीज सिल्क रूट है, जिसके अलोंग पे इस समय आजकल चाइना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और या फिर ऐसी बहुत सारे अपना अपना एजेंडा चला रही है, बहुत ज़्यादा आगे का प्लान कर रही है। तो ये जो एंशियंट सिल्क रूट है चाइना का, उसके एकदम सेंटर में आपको लद्दाख और तिब्बत के रीजन्स मिलते हैं, विच मेक देम लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। तो अब जोरावर सिंह कहलूरिया थे जनरल आपके गुलाम जम्वाल के, जो कि फ्यूडेटरी थे महाराजा रंजीत सिंह के कश्मीर और लद्दाख और बाल्टिस्तान वाले रीजन के अंदर। तो जोरावर सिंह ने ये सोचा कि लद्दाख तो भाई साहब पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा फैला हुआ था, आज की तारीख में लद्दाख सिकुड़ के सिर्फ लेह और कारगिल के ही ऊपर फोकस करता है, बहुत छोटा सा एक पार्ट रहता है वेस्टर्न तिब्बत का। तो अब उन्होंने ये सोचा जोरावर सिंह कहलूरिया ने कि वो वेस्टर्न तिब्बत की ओर अपना कैंपेन बढ़ाएं। मतलब आप ऐसा समझे कि लेह आपका आ जाता है, लेह से आप अगर और ज़्यादा ईस्ट की तरफ पे जाएंगे तो फिर आपका तिब्बत लग जाता है। अब तिब्बत के अंदर वो अपना कॉन्कर करते रहें, और वो एक समय तक ऐसे ही कॉन्कर करते करते मानसरोवर तक पहुंच गए थे, जो हिंदुइज्म के अंदर हमारा एक होली माउंटेन है, कैलाश मानसरोवर। वहाँ तक आपकी सिख आर्मी पहुंच गई थी और वहाँ तक कॉन्कर हो चुका था। लेकिन उस समय मानसरोवर के हार्श वेदर कंडीशंस और जो जो चिंग डायनेस्टी थी चीन की, जो पूरे के पूरे चीन को कंट्रोल करती थी इंक्लूडिंग तिब्बत, तो उन्होंने भी अपनी आर्मी लहासा से भेज के, लहासा तिब्बत की एंशियंट कैपिटल है, वहाँ से भेज के मानसरोवर पे ही जोरावर सिंह कहलूरिया को ढह दिया था। और इसी के साथ साथ जो कॉन्कर का जो ये पूरा का एक एक्सपीडिशन था सिक्स का, वो मानसरोवर पे ही आ रुका, और चिंग डायनेस्टी और आगे आगे बढ़ते बढ़ते लेह तक पहुँच गई। उन्होंने अपना फिर कैंपेन चालू कर दिया और वो लोग पहुँच गए लेह तक। ठीक है। अब अब डोगरास क्या थे, सिख एम्पायर ने क्या सोचा कि यार ये लोग तो लेह तक पहुंच गए, ये लोग तो हमारी टेरिटरी के एकदम बीचों बीच पहुंच गए हैं। तो उन्होंने अपनी एक दूसरी रीइंफोर्समेंट भेज दी डोगरा आर्मी की, जिन्होंने लेह के अंदर जाके चिंग डायनेस्टी को हरा दिया। अब इतने सारे वॉर्स और एक्सपीडिशंस हो रहे थे, इसलिए ऐसी हार्ड जोग्राफिकल कंडीशंस में हो रहे थे, तो एक बहुत ज़्यादा सूझबूझ का तरीका, एक मिडिल ग्राउंड अपनाया दोनों ही सिख एम्पायर और चिंग डायनेस्टी ने, कि उन लोगों ने साइन कर ली ट्रीटी ऑफ चुशुल। अब चुशुल एक गांव है जो कि आपके गलवान वैली वगैरह के बहुत ज़्यादा पास में पड़ जाता है। आप अभी न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि चीन ने स्कर्मिश वगैरह थोड़े से कर दिए, थोड़े से हल्के से इन्वेजन्स कर दिए थे चुशुल के गांव में। तो यही चुशुल गांव में यहाँ पे ही साइन हुई 1842 के अंदर ट्रीटी ऑफ चुशुल, जहाँ पे दोनों साइड्स ने ये अग्रीमेंट ले ली कि वो प्री वॉर स्टेटस पे पहुँचेंगे। मतलब जो वॉर के पहले का जो आपका स्टेटस था, कि जो आपके पहले की जो वॉर की टेरिटरीज थी, आप वहीं पे ही जाएंगे, और दोनों ही डायनेस्टीज एक दूसरे के टेरिटरी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगी। अब सिख्स गॉट डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द एंग्लो सिख वॉर इन 1845 एंड 1846। तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला जो पूरा रीजन था, दिस केम इनटू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड ऑल ऑफ द टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाज ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश सुजरेनिटी। गुलाब सिंह बॉट जम्मू एंड कश्मीर बाय पेइंग 75 लाख रुपीज़। आज की तारीख में 75 लाख रुपए का ही इक्विवेलेंट उस समय में गुलाब सिंह जम्वाल जो थे फ्यूडेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द डोगरा एम्पायर, फ्रॉम द सिख एम्पायर, उन्होंने उतने रुपए जाके पे कर दिए ब्रिटिश एम्पायर को, और ब्रिटिश एम्पायर ने उनको बेसिकली बेच दिया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स उस समय आपके एक कोल्ड वॉर के साथ, एक कोल्ड वॉर भी नहीं कह सकते, एक सॉफ्ट पावर जो आपकी एक वॉर रहती है, सॉफ्ट पावर बेसिकली कि आपका बोल वाला कितना है, आपका इन्फ्लुएंस कितने पूरी दुनिया के ऊपर, वो एक टेरिटोरियल सॉफ्ट पावर के एक बैटल कर रही थी उस समय। जो दो सबसे बड़ी दुश्मन थे, जो दुनिया के दो सबसे बड़ी पावर्स थे दुनिया के उस समय, नेमली ब्रिटेन एंड रशिया। तो जो सारिस्ट रशिया था, जो सार्स और उनके एम्पायर से कंट्रोल होता था, वर्सेस ब्रिटेन, इन दोनों के चक्कर में आ गई हमारी लद्दाख फंस गई। आप देखेंगे कि दुनिया के हर जगह, चाहे वो आपका इसराइल पैलेस्टीन का इशू हो, चाहे वो आपका हांगकांग और ताइवान का इशू हो, और चाहे आपका लद्दाख वाला इशू हो, आपका हर जगह पे ब्रिटिशर्स ने आके अपनी टांग अड़ाई है हिस्टोरिकली जाके, सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए।
तो ब्रिटिशर्स बेसिकली ट्राइड टू डीलिमिट द लद्दाखी बॉर्डर्स क्लियरली सो दैट इट कैन बोस्ट इट्स लैंड पावर अगेंस्ट द सारिस रशिया. The Tibetan influence and geographical conditions made it very hard for the Britishers to delimit Ladakh clearly. अब हम लोग आ जाते हैं 1865 के अंदर, जब जॉनसन लाइन वॉज प्लॉटेड इन 1865 एंड इंडिया रिकॉग्नाइजेज इट एज द इंटरनेशनल बॉर्डर. आज आप जब जाकर देखेंगे कि जो भारत सरकार का ऑफिशियल सरकारी मैप है, पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, उसके अंदर जो आप लद्दाख के साइड के जो आप बॉर्डर्स देखेंगे वो आपको बिल्कुल ही सेम टू सेम 1865 की जॉनसन लाइन से ही मिलते हुए दिखेंगे, विच मीन्स कि इंडिया एक्सेप्ट्स दी जॉनसन लाइन. अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं रुके. ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ड जोग्राफिकल कंडीशंस थी, क्योंकि और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप भी होती जा रही थी, तो ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम वहाँ पे जाके नई एक्सपीडिशंस कर रहे थे लद्दाख और तिब्बत के टेरिटरी में, और वहाँ पे नए नए बॉर्डर्स ड्रॉ कर रहे थे. तो 1865 में आ गए जॉनसन लाइन, जो कि इंडिया जिसे एक्सेप्ट करती है. फिर 1873 में आया आपका फॉरेन ऑफिस लाइन, जिसको ना तो चीन एक्सेप्ट करता है ना तो इंडिया एक्सेप्ट करती है, जो कि बिल्कुल एक हम ऐसे बेसलेस टाइप की चीज़ है. अब आगे जाते हैं हम लोग 1897 में, 1897 में मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन. मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन भी एक प्लॉट करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, विच गेव द अक्साई चीन एरिया, जो आज का जो मॉडर्न अक्साई चीन एरिया है, टू तिब्बत. और उस समय आप जानते ही होंगे कि तिब्बत वॉज कंट्रोल्ड बाय द चीन डायनेस्टी, which basically ruled the whole of China. And so this was informally accepted by China till 1959. जो आपके ये जो मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन है, उसको इनफॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था चाइना के द्वारा इन 1959. अब हम लोग बात कर लेते हैं 1947 की. 1947 में जाके भारत हमारा आज़ाद हो गया. तो इंडिया इंसिस्टेड, आफ्टर 1947, इंडिया इंसिस्टेड दैट द जॉनसन लाइन हैज़ क्लियरली डिमार्केटेड द लद्दाखी बॉर्डर्स, while China did not accept any border and insisted that Tibet has clearly marked the borders on its own. अब इंडिया के जितने भी आपके मैप्स थे, इंडिया तो सारे के सारे ब्रिटिश कार्टोग्राफी के ही और ब्रिटिश डीलिमिटेशन और डिमार्केशन वाले ही मैप्स को एक्सेप्ट करता था, किंतु चाइना के जो तिब्बत रीजन के अंदर जो उस समय इंडिजिनस मैप्स आपके बन रहे थे 1914 में या फिर उससे पहले, उधर के जो बॉर्डर्स आपके लाइन वगैरह मारी गई थी, जो आपके बॉर्डर्स वजह से डीमार्केट किए गए थे तिब्बतन्स के द्वारा, उसको चीन मानती है, क्योंकि चीन का यही मानना था कि तिब्बत हमारा पार्ट है. तिब्बत को हम लोग ने एंशियंट भी रूल किया था, और चाइना के इंटीग्रेशन के बाद भी तिब्बत चाइना के अंदर रहेगा. ठीक है. अब यही चीज़ को लेते हुए, यही गहमा गहमी को लेते हुए 1959 में, 1959 के अंदर इंडो साइनो रिलेशंस वर्सेंड बिकॉज द तिब्बतन अपराइजिंग टुक प्लेस. तिब्बत के अंदर खूब सारे प्रोटेस्ट होने लग गए थे, चौक पे लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक अपराइजिंग सी हो गई थी. इवन द दलाई लामा, जो बुद्धिस्ट धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, दलाई लामा को भी तिब्बत छोड़ के इंडिया में आना पड़ा. इंडिया ने उनको शरण दी उस समय दलाई लामा को, और आप देख सकते हैं कि दलाई लामा आज तक भी मोनेस्ट्रीज, उनकी धर्मशाला वगैरह में बनी हुई हैं, जो आज के दलाई लामा हैं उनकी भी. तो इसलिए उस समय पे आपको देखा गया था कि जो दलाई लामा थे, इतने ज़्यादा गहमा गहमी हो गई थी तिब्बत के अंदर, इतने सारे प्रोटेस्ट हो गए थे कि इवन दलाई लामा केम टू इंडिया एंड लेफ्ट तिब्बत. तो ये 1959 में जो तिब्बतन अपराइजिंग हुई थी, उसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए थे, विच एक्चुअली प्रूव टू बी लाइक अ स्टेप फॉर द फ्यूचर इंडो साइनो वॉर इन 1962. अब बात करते हैं 1956 और 57 की, जब चाइना चोरी छुपे सीक्रेटली कंस्ट्रक्टेड अ रोड ज्वाइनिंग द शानजियांग प्रोविंस, जो आपका चिनजियांग प्रोविंस है. अब आप ऐसा समझ लीजिए कि लेह के जो ऊपर है जो एरिया, वो पूरा का पूरा आपका चिनजियांग प्रोविंस है. अक्साई चीन एरिया, चिनजियांग प्रोविंस चाइना के अंदर का, जहाँ पे आप इस समय देख सकते हैं कि जो उइघर मुस्लिम्स का जो इशू है, जो आपके मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो वहाँ पे उनको बर्बरता से रखा जा रहा है चीन के द्वारा, जिसके खिलाफ चीन बात करने से भी डरती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिसका जो हमारा दायित्व बनता है एज इंडियंस टू एक्चुअली लाइक उनको, हाँ, जो हमारा एज इंडियंस दायित्व बनता है कि उन उइघर मुस्लिम्स की हम लोग आवाज़ इंटरनेशनली पहुँचाएं सबके सामने. वही उइघर मुस्लिम्स की इस समय कहानी शिनजियांग प्रोविंस में हो रही है, और शिनजियांग प्रोविंस के नीचे आता है ले, और ले के नीचे आ जाता है आपका तिब्बत. तो तिब्बत और चिनजियांग प्रोविंस को ज्वाइन करने के लिए एक रोड सी बना दी थी चाइना ने सीक्रेटली 1956 और 57 में, और इंडिया को उसके बारे में 1958 में मालूम पड़ा. इंडिया को उस रोड के बारे में 1958 में मालूम पड़ा भाई साहब. तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आ जाके कह देते हैं लोकसभा के अंदर
कि देर इज अ लार्ज एरिया इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख विच इज प्रैक्टिकली अनइनहेबिटेड, वेयर नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज. दिस स्टेटमेंट एक्चुअली अंडरमाइन द हिस्टोरिकल एंड ग्रेजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द देप्सांग प्लेन्स जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट हुई थी, एंड शोड टू द वर्ल्ड, मतलब एक गलती से मैसेज पहुंच गया था दुनिया के सामने कि इंडिया को तो फर्क पड़ता ही नहीं है ऐसी लैंड के बारे में. तो इस समय बेसिकली इंडिया का एक फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड सबके सामने जा रहा था. उसके बाद आपको मालूम पड़ जाता है कि 1962 में आपका हो गया इंडो साइनो वॉर, और इंडो साइनो वॉर के बाद आपको मालूम ही है कि जो चाइनीज़ आर्मी थी वो लोग पहुंच गए थे आपकी गलवान वैली तक, लेकिन उन्होंने बाद में रिट्रीट करके जो एलएसी है आपकी, वो आपकी उन्होंने मार्क कर दी थी गलवान वैली के आगे देप्सांग प्लेन्स की ही जस्ट एरिया पे. अब आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि 2019 में आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, जिसकी वजह से कई लोग ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो इस समय हो रही हैं, चीन के द्वारा, वो 2019 में ही हो जानी चाहिए थी. किंतु आज 2019 के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये गहमा गहमी चालू हो चुकी है इंडो साइनो बॉर्डर पे. और अब देखते हैं कि इंडिया डिप्लोमेटिकली और बिना किसी और कैजुअलिटी के अपना ग्राउंड कैसे होल्ड करता है और अपने आप को कैसे पूरी दुनिया के सामने रखता है. तो इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम सभी लोग भारत की इस हेरिटेज और भारत की इस हिस्ट्री को सारे लोगों तक पहुंचाएं. आप इसको ज़रूर शेयर करिए, और भारत माता की जय. जय हिंद.